अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अब हम बात करने लगे हैं अबाउट लिवर फंक्शन टेस्ट्स की थोड़ी डिटेल में। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी अबाउट के लिवर फंक्शन टेस्ट में जितने भी पैरामीटर्स आते हैं वो उनसे क्या क्या स्टैंड करता है और वो किस किस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर सक रहे होते हैं। ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट के होने लोग जो होते हैं उनको तो लाजमी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ले मैन को भी होगी तो डेफिनेटली कोई नुकसानदेह नहीं है। स्पेशली जब आप वार्ड्स में जाते हैं यू शुड नो व्हाट LFTs RFTs इलेक्ट्रोलाइट्स है फलाना 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 मीन्स। तो मैं सबके बारे में वीडियो अपलोड करती जा रही हूँ इंशाल्लाह। LFT के बारे है, सो लेट अस टॉक अबाउट इट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसकी बेसिक जो चीज़ें हैं इनका क्या मतलब है। लाइक बेसिक्स मैंने इसके बता दिए थे, वो भी 6 मिनट की वीडियो थी तो उसमें मैंने आपको बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। अब हम उसी को थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास किसी भी LFT की रिपोर्ट में बिलिरुबिन, ALT, AST और ALP ये 4 पैरामीटर्स लाजमी होते हैं। ठीक है, अगर किसी ने डिटेल में दी होगी ना तो फिर उसमें आपको अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी बता देंगे, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज और एल्ब्यूमिन भी बता देंगे। देखते हैं इनसे क्या क्या मतलब होता है। बिलिरुबिन टोटल पहला आपका पैरामीटर ये होता है। बिलिरुबिन क्या चीज़ है आपको पता है कि यू हैव रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के पास क्या है, हीम है एंड ग्लोबिन है। ठीक है, ये दोनों मिलके हीमोग्लोबिन बनाते हैं जो रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। एंड रेड ब्लड सेल्स का एक टाइम ऑफ डिग्रेडेशन होता है हर 4 महीने या 120 डेज के बाद। इन्होंने 120 डेज इज द लाइफ स्पैन ऑफ RBCs। उसके बाद हर RBC डिग्रेड हो जाता है और उसके रिप्लेस में नए बन चुके होते हैं तब तक। ठीक है, सो हमारे पास जब RBC की डेथ होती है तो हीम और ग्लोबिन पार्ट, हीमोग्लोबिन का जो इसमें से रिलीज होगा वो सेपरेट हो जाता है। उसमें से ये जो हीम पोर्शन है, ग्लोबिन तो हमारी प्रोटीन है जो एक नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन की तरह होती है तो वो चली जाती है। जो हीम पोर्शन है इसकी डिग्रेडेशन होनी होती है, ये आता है लिवर में। ठीक है, लिवर में मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगी, बस बताना है कि बिलिरुबिन क्या है। लिवर में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कन्वर्टेड इनटू बिलिवर्डिन। ठीक है, बिलिवर्डिन में पहले कन्वर्ट होगा, बिलिवर्डिन में कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में। और ये प्रोसेसेस चल रहे होते हैं आपके लिवर में डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। क्योंकि इसने अब जो टूट चुका है हीम उसमें से ये बिलिरुबिन जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इसने एक्सक्रीट होना है बॉडी से। लिवर में ये कन्वर्ट होता है हीम इनटू बिलिरुबिन। फाइन, अब ये जो बिलिरुबिन है ना ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि लिवर से यूरिन तक जाने में और यूरिन से एक्सक्रीट होने में इसको वाटर में सॉल्युबल होना जरूरी है। तो बिलिरुबिन दिस इज कॉल्ड एज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। फिर उसको वाटर सॉल्युबल करने के लिए कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो इसकी कॉन्जुगेशन करते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन जब इसकी हो जाती है तो फिर ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है और फिर ये हमारे बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में सिक्रीट होगा और वहाँ से फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिन में सिक्रीट हो जाएगा। कितनी गलत बात बताई है मैंने। फिर जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये बाइल डक्ट्स के थ्रू, मैंने आपको बताया कि ये आ जाएगा, बाइल डक्ट आपकी एम्प्टी होती है इनटू योर ड्यूडेनम यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ड्यूडेनम से फिर ये आगे पूरा पाथवे लेकर फीसिस में एक्सक्रीट हो जाता है। तो दिस इज द नॉर्मल पाथवे। इसका मतलब हमारे पास अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस जगह पर हो सकता है, लिवर में होगा। ठीक है, मतलब लिवर तक वो अनकॉन्जुगेटेड है, लिवर में उसकी कॉन्जुगेशन होनी है और उसके बाद कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। अगर हमारे पास टोटल बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज्ड है इसका मतलब इस सारे में मसले में कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है। टोटल बिलिरुबिन में हमें नहीं पता चलेगा कि अनकॉन्जुगेटेड है या कॉन्जुगेटेड है। मतलब ये है कि 3 बातें हो सकती हैं, या तो टोटल बिलिरुबिन तब इंक्रीज हो सकता है जब हमारे पास बिलिरुबिन की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही हो, एक तो ये बात हो सकती है। फॉर्मेशन कब ज्यादा होगी, जब हीम ज्यादा डिग्रेड होगा, और हीम कब ज्यादा डिग्रेड होगा, जब हीमोग्लोबिन ज्यादा डिग्रेड होगा, और वो कब ज्यादा होंगे, जब RBCs ज्यादा डिग्रेड होंगे। RBCs या रेड ब्लड सेल्स कब ज्यादा डिग्रेड होंगे, जब हमारे पास रेड ब्लड सेल्स जो है वो सही नहीं बन रहे होंगे तो वो जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे, जब हेमोलिसिस की स्टेज होगी। तो मतलब हेमोलिटिक एनीमिया में बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये हो सकती है कि बिलिरुबिन का लेवल तब इंक्रीज हो सकता है कि हीम जो डिग्रेड हो रहा है वो लिवर में आ रहा है और लिवर में आने के बाद वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा नॉर्मली क्योंकि वो कॉन्जुगेट नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगर हमारे पास लिवर का काम था ना उसे एक्सक्रीट करने के लिए, लिवर ने बिलिरुबिन को मैंने आपको बताया कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है वरना वो एक्सक्रीट नहीं हो सकता। तो अगर लिवर उसे कॉन्जुगेट नहीं कर पा रहा तो मतलब ये कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ब्लड में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो मतलब ये कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है, पैथोलॉजी इज लाइंग इन लिवर बिकॉज लिवर इज नॉट एबल टू कॉन्जुगेट दैट बिलिरुबिन सिंपली। ठीक है, सिंपल सी बात है क्योंकि लिवर ने करना था, लिवर के एंजाइम्स ने करना था। और अगर हमारे पास कॉन्जुगेशन भी हो गई उसके बाद लेवल जो है वो बिलिरुबिन का इंक्रीज हो जाता है यानी कॉन्जुगेटेड टाइप इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब कि लिवर ने कॉन्जुगेशन कर दी थी
लेकिन वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आगे नहीं जा सका। आगे उसने किसके थ्रू जाना था? बाइल डक्ट के थ्रू जाना था उसने ड्यूडेनम में। इसका मतलब ये कि बाइल डक्ट में कोई इशू था या इन्फ्लेमेशन थी लिवर की जो बाइल डक्ट तक आई हुई थी, या बाइल डक्ट में कोई स्टोन फंसी हुई थी, या किसी चीज ने उसका रास्ता रुका हुआ था कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो आगे जाके ड्यूडेनम में एंटर ही नहीं हो सका, तो सिक्रीट या एक्सक्रीट नहीं हुआ बॉडी से। इसका मतलब या तो पैथोलॉजी बाइल डक्ट में है या पैथोलॉजी लिवर में है। तो यही बात है। टोटल बिलिरुबिन किसी भी लिवर की डिजीज में इंक्रीज हो सकता है। एक तो उसकी लिवर की कोई भी डिजीज हो सकती है, बाइल डक्ट की कोई भी इशू हो सकता है, ये स्टोन है, कोई कोलेस्टेसिस है, यानी कि जो आपका बाइल एसिड है वो सही प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कोई ऐसी सिचुएशन है, या फिर आपका मैंने बताया सबसे पहले कि कोई हिमोलिसिस की कंडीशन है जिसमें आरबीसीज डिग्रेड ज्यादा हो रहे हैं, जैसे हिमोलिटिक एनीमिया है। हम कॉमन बातों को डिस्कस करेंगे, रेयर चीजें फिर बहुत सारी आ जाती हैं, क्रिगलर नज्जार सिंड्रोम और पता नहीं कौन कौन से सिंड्रोम, तो वो थोड़े बिकॉज इतने थोड़े अनकॉमन है। हम कॉमन बातों के बारे में बात करते हैं, टोटल की बात करने के लिए। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब कब इंक्रीज हो सकता है? कि कॉन्जुगेशन जब खराब होगी। कॉन्जुगेशन खराब कब होगी? एक तो ये हो सकता है कि लिवर में कोई इशू है, लिवर के एंजाइम्स एक्टिव नहीं है जो कॉन्जुगेशन करें, उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, एक आप बात सोचें कि लिवर एक मशीनरी है जिसने कॉन्जुगेशन करनी है। लिवर को हम कंसिडर करते हैं दिस इज योर लिवर एंड दिस इज अ मशीन हु हैज टू कंबाइन दिस विद दिस, ठीक है। अब इसकी भी एक एबिलिटी है ना, एक हद तक ये कॉन्जुगेट कर सकते हैं। सपोज 1 घंटे में इसकी एबिलिटी ये है कि ये 10 कॉन्जुगेशंस कर सकता है, ठीक है। तो अगर 1 घंटे में इसके पास 50 चीजें आ जाए कॉन्जुगेट होने के लिए, तो ज़ाहिर है लिवर नहीं कर सकेगा। तो अगर हमारे पास हेमोलिसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस केस में भी, यानी कि हेमोलिसिस से मुराद है कि हीम बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है ज़रूरत से बहुत ज़्यादा, तो उस केस में भी लिवर की एक एबिलिटी है कि वो इस हद तक कॉन्जुगेट कर सकते हैं। उसके बाद उसके एंजाइम्स इतना वर्क तो नहीं कर सकते, तो वो बाकी को कॉन्जुगेट नहीं कर सकेगा, तब भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 2 सिचुएशंस में इंक्रीज होता है, या तो लिवर किसी भी डिजीज में, हेपेटाइटिस ए बी सी में हो सकता है, लिवर सिरोसिस में, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में, हेपेटिक स्टीटोसिस यानी फैटी लिवर डिजीज में हो सकता है, या फिर in any case where hemolysis is increased, जैसे क्रिगलर नजार सिंड्रोम है, जैसे हेमोलिटिक टाइप ऑफ एनीमिया है, ठीक है, क्योंकि उसमें लिवर बिल्कुल ठीक है लेकिन लिवर के पास वर्क लोड इतना ज्यादा है कि वो नहीं आ सकता उससे ज्यादा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो किस केस में इंक्रीज हो सकता है? वो सिर्फ इस केस में इंक्रीज हो सकता है कि लिवर ने कॉन्जुगेशन कर दी थी लेकिन आगे बाइल डक्ट में मसला था, आगे जा ही नहीं सकता, तो वो या तो बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है किसी स्टोन की वजह से, या फिर जो लिवर है वो उसे आगे नहीं भेज पा रहा बिकॉज ऑफ सम हो सकता है कि बाइल एसिड जो साथ जाना है वही नॉर्मल नहीं सिक्रीट हो रहा है, या कोई भी ऐसा मसला हो सकता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस सी में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो सकता है क्योंकि वो क्रॉनिक कंडीशंस जो होती हैं लिवर की, उनमें जैसे क्रॉनिक लिवर सिरोसिस है उसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो सकता है। तो ये बिलिरुबिन की सारी कहानी और कंडीशन होपफुली आपके पल्ले थोड़े बहुत तो पड़ गया होगा। अब हम आते हैं इस पे ALT स्टैंड फॉर एलेनिन ट्रांसएमिनेज, इसको SGOT भी साथ ब्रैकेट्स में कई बार लिखा होता है। इसका पुराना नाम था सीरम ग्लूटामेट अमाइनो ट्रांसफरेज, कुछ ऐसा नाम था। बहरहाल हम ALT पे ही रहते हैं, यही हर जगह पर आपको लिखा मिलेगा, एलेनिन ट्रांसएमिनेज। एलेनिन ट्रांसएमिनेज जो है ना हमारे, ये बेसिकली लिवर में भी प्रेजेंट होता है, एंजाइम है, और लिवर के अलावा ये आपके मसल्स, हार्ट और किडनी में भी प्रेजेंट है। लेकिन किसी भी जगह पर ये प्रेजेंट होगा तो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, इसका माइटोकॉन्ड्रिया से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। एंजाइम है ना, ठीक है, सिंपल सा। तो अगर आपका जो एंजाइम सिर्फ साइटोप्लाज्म में होते हैं उनमें हमें इशू नहीं होता कि हम माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म ज़्यादा हो रही है या साइटोप्लाज्मिक फॉर्म ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो भी डिफर करती है। लिवर की जब भी पैथोलॉजी होगी ना तो हमेशा साइटोप्लाज्मिक फॉर्म इंक्रीज होती है, और लिवर के अलावा कोई पैथोलॉजी होती है तो माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म इंक्रीज होती है। लेकिन क्योंकि ये वाला एंजाइम जो है ये ही सिर्फ साइटोप्लाज्म में, तो इसलिए ये हमारे पास इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया का रोल नहीं है। अब बात यह है कि इट इज़ मोर, इसकी ज़्यादा अमाउंट लिवर में होती है, मसल, हार्ट और किडनी में ये बहुत कम होता है, इसलिए इसके इंक्रीज लेवल को 99% केसेस में लिवर पैथोलॉजी ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और उसमें भी कॉजेज वही आती हैं, हेपेटाइटिस A B C में, A B में कम इंक्रीज होगा, C में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा लिवर सिरोसिस है, वही हेपेटिक स्टीटोसिस वगैरह प्रेगनेंसी में इंक्रीज होना नॉर्मल बात होती है एक हद तक, ओके फाइन। तो ये हो गया हमारा ALT, इट इज़ स्पेसिफिक फॉर लिवर। AST है एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, ठीक है। एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज जो है ना ये आपके लिवर में, मसल, हार्ट, किडनी में तो होता ही होता है, उसके अलावा और भी टिश्यूज है, पेनक्रियाज है और 1-2 और टिश्यूज है, उनमें भी ये
प्रेजेंट होता है और इसकी दो फॉर्म्स हैं, ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स में भी होगा। तो जब दो फॉर्म्स होती हैं ना, उसमें से फिर हमें देखना पड़ता है कि कौन सी फॉर्म इंक्रीज है। अगर साइटोप्लाज्मिक फॉर्म ऑफ AST इंक्रीज ज़्यादा है ब्लड में तो वो हमारे पास लिवर पैथोलॉजी की वजह से है, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रियल फॉर्म ज़्यादा इंक्रीज है तो वो ज़्यादातर हार्ट की वजह से या मसल की वजह से इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये फिर हमें एक डिटेल में जाके देखना पड़ता है कि विच इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग। AST भी बेसिकली ये सारे जो ट्रांसअमाइनेसेस है ना, ये ट्रांसअमाइनेशन का मतलब होता है दो अमाइन को जोड़ने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब लिवर में पैथोलॉजी होगी तो ये ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन AST इज़ नॉट वेरी मच स्पेसिफिक फॉर लिवर। अगर खाली इसका लेवल इंक्रीज होता है, बाकी नॉर्मल होते हैं, तो हम लिवर को कंसिडर नहीं करते, तब हम बाकी चीज़ों की तरफ भी बराबर का सोचते हैं, मसल, हार्ट, किडनी, सब कुछ। फिर हमें मजीद इन्वेस्टिगेशन से, हिस्ट्री से उस बात को रूल आउट करना है। ALP जो है ना, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये एंजाइम है जो मेनली लाइन करे आपकी बाइल डक्ट की वॉल्स को। उसके अलावा इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन इसका मेन ताल्लुक जो है बाइल डक्ट की वॉल से, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है और वहाँ पर ये फंक्शन करता है। अगर ALP इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है बाइल डक्ट में कोई इशू है, या तो कोई इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो लिवर से बाइल डक्ट को भी अफेक्ट कर रही है, या फिर कोई स्टोन है जो यहाँ पर फंसी हुई है, या बाइल एसिड की प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं है, कोलेस्टेसिस है। तो कोई भी बाइल्स और बाइल एसिड, बाइल डक्ट से रिलेटेड पैथोलॉजी है जो कि हमारे ALP के लेवल को बढ़ा देगी, ठीक है। उसमें भी फिर हमारे पास जो मैंने बताया आपको कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशंस होती हैं जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है आगे, वो हम कंसिडर करते हैं और फिर ALP को हम मजीद इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर हमारे पास आता है गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज। ये भी आपका ना ALP से मिलता जुलता है, जिस तरह आप इन दोनों को बहन भाई समझ लें और इन दोनों को बहन भाई समझ लें। गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज भी आपकी बाइल डक्ट्स में प्रेजेंट है, उसके अलावा भी ये इंटेस्टाइन वगैरह में भी है, लेकिन हमारा ताल्लुक बाइल डक्ट्स वाली बात से। और ये भी आपकी बाइल डक्ट की पैथोलॉजीज में, हेपेटाइटिस C में, ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीजेज में, स्टोन्स में, कोलेस्टेसिस में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसने ग्लूटाथायोन की कॉन्जुगेशन करानी होती है, गैमा ग्लूटामाइल ट्रांसफेरेज है, सॉरी ग्लूटाथायोन की ट्रांसफर करानी होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो बहरहाल हम बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म में तो नहीं जाएंगे, हमें समझने में फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इतना काफ़ी है। एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन आपको पता है कि आपके सीरम की नॉर्मल प्रोटीन है ब्लड की, जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। एल्ब्यूमिन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये कि बहुत सारी चीज़ों को ये कैरियर के तौर पे एक्ट करती है, वो चीज़ें जो ब्लड में सॉल्युबल नहीं है वो एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ के किसी भी जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं। दूसरी एल्ब्यूमिन में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये जो है ना आपकी बॉडी का ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करती है, यानी कि जो आपका ब्लड है वो सारा ब्लड वेसल्स में और उनसे बाहर ये कहीं भी नहीं जाता। ब्लड कभी ब्लड वेसल से बाहर बिला वजह नहीं जाता, जब तक ब्लड वेसल रप्चर ना हो, जब तक कोई मसला ना हो। वो ब्लड वेसल के अंदर किस वजह से है? क्योंकि एक प्रेशर मेंटेन्ड है, उसे हम ऑनकोटिक प्रेशर कहते हैं, और वो प्रेशर एल्ब्यूमिन ने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास किसी कंडीशन में एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो जाएगा तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा और ब्लड जो है वो इनसे निकल के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाने लग जाता है। तो क्या हो जाता है, बॉडी में एडीमा स्टार्ट हो जाता है, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, जो आपकी सबसे पहले डिपेंडेंट पार्ट्स पे होगी। डिपेंडेंट पार्ट्स क्या है, हम खड़े हुए होंगे तो पीडल एडीमा होगा, यानी आपके पाँव में और फीट के आसपास। लेटे हुए होंगे तो सैक्रल एडीमा होगा, यानी सैक्रम वाली जगह पे, ठीक है। और जब एल्ब्यूमिन का लेवल ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा तो फिर हमारे पास जनरलाइज्ड बॉडी एडीमा डेवलप होने लग जाते हैं, उसे एनासार्का कहते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज क्यों होता है? एल्ब्यूमिन जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है ये प्रोड्यूस हो रही है लिवर में। अगर लिवर की कोई पैथोलॉजी होती है जो क्रॉनिक पैथोलॉजी है तो उसमें एल्ब्यूमिन का लेवल लाजमी डिस्टर्ब होता है। नॉर्मल जैसे हेपेटाइटिस A है, एक्यूट सा इन्फेक्शन होता है, उसमें एल्ब्यूमिन को कुछ नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक लिवर डिजीजेज में एल्ब्यूमिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, जिसमें लिवर बहुत अरसे से काम नहीं कर रहा और उसमें फिर वी हैव टू गिव पेशेंट सीरम एल्ब्यूमिन लाजमी, ठीक है। बाहर से हमें देना पड़ता है, जैसे एग वाइट देनी पड़ती है, उसमें बहुत ज़्यादा एल्ब्यूमिन होता है तो काफ़ी अच्छा पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाता है। तो यहाँ पर हमने LFTs को पूरा किया है और बहुत मैंने अपनी तरफ से कंसाइज करके जितनी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी। जिसको कोई भी कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।